Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next part of the syllabus, that is the communicable diseases. Communicable और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का हम आज थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसको हमें आराम से पढ़ना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द ठीक है। तो सबसे पहली बात आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द कम्युनिकेबल डिजीजेस, लेकिन इसमें कौन सी कैटेगरी आपको बोलना है सर। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ऐसी कौन कौन सी डिजीज हैं जो वायरस की वजह से होता है। सबसे पहला आपको लिस्ट बनाना है सर। चिकन पॉक्स एक डिजीज है जो कि किसके साथ होते हैं, वायरस की वजह से होता है। लिस्ट बनाना है डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। नंबर फर्स्ट चिकन पॉक्स। पैथोजन क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, किसकी वजह से ये चिकन पॉक्स होता है। राइट, आपको बोलना है सर चिकन पॉक्स वायरस जिसका नाम है वोरिसीला। याद रखना, वोरिसीला को हाईलाइट करो, काज्ड बाय वोरिसीला, ठीक है। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन फॉर ऑल JK SSB एग्जाम्स। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो सेशन को, और दूसरी बात जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ज़रूर करना लास्ट पे आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं आपको अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर करके दूंगा सही ढंग से, सो दैट आपको फिर आराम से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया चिकन पॉक्स नंबर फर्स्ट। बस जो मैं बोलूँगा इतना ही याद रखना है। चिकन पॉक्स जो होता है पैथोजन काज्ड बाय एक वायरस है जिसको बोलते हैं वोरिसीला, ये आपको याद रखना है, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कोई भी पॉइंट यहाँ पर इसके लिए याद नहीं रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट याद नहीं रखना है। और ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो था चिकन पॉक्स, क्या इसको प्रिवेंशन और क्योर कैसे करेंगे, हम प्रिवेंशन और क्योर कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्या चिकन पॉक्स के लिए कोई वायरस है। देयर इज नो वैक्सीन अगेंस्ट चिकन पॉक्स एज येट, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। बट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन एज फॉलोज। द पेशेंट शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन, पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है, ठीक है। क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स यूज्ड बाय द पेशेंट शुड बी स्टरलाइज्ड। जो भी क्लोथ्स होते हैं या जो भी बर्तन हैं जो कि जो ये यूज़ करता है, जिसको चिकन पॉक्स हो चुका है, तो उसके क्लोथ्स और यूटेंसिल को स्टरलाइज करना है, उनको धोना है, उनको गर्म पानी में डालना है, ठीक है। फॉलन स्कैब्स शुड बी कलेक्टेड एंड बर्नड। जो भी इसके जो चिकन पॉक्स होता है, जो कि उसके जो भी ये डिजीज होती है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको जो है स्कैब्स जो भी होते हैं, जो भी गिरते हैं उसकी बॉडी से, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको कलेक्ट करके बर्न करना पड़ता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको याद रखनी है। नंबर सेकंड डिजीज जो है दैट इज वायरल डिजीज, जिसका नाम है मीजल्स। किसकी वजह से होता है, पैथोजन का नाम आपको बोलना है। वायरस जो है दैट इज रुबेला, ठीक है, रुबेला याद रखना, रुबेला याद रखना। मीजल्स किसकी वजह से, रुबेला वायरस की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखना है, ईयर की वजह से होता है, ईयर से ये फैल जाता है। इसके सिम्टम्स अगर देखेंगे, जहां जहां पे मैं बोलूंगा वही चीज पढ़ना है, इसमें से इसी के नोट्स बना लेना। सिम्टम्स की बात करेंगे, किसकी वजह से होता है, आपको बोलना है सर ये होता है इसकी वजह को कॉमन कोल्ड आप फील करोगे। अपीयरेंस ऑफ स्मॉल वाइट पैचेस इन माउथ एंड थ्रोट, माउथ और थ्रोट में वाइट पैच देखने को मिलेगा। अपीयरेंस ऑफ रैशेस ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर रैशेस आपको देखने को मिलेगा। इसको किस तरीके से क्योर करेंगे, आप बोलोगे सर प्रिवेंट एंड क्योर। द पेशेंट शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में रखना। क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन्ड, साफ सफाई का ध्यान रखना है। बस इतना ही इसमें पॉइंट है, थर्ड पॉइंट याद नहीं रखना है। मैं जानबूझकर इन पॉइंट्स को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आपके काम के नहीं है, बट जो जो पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है। पोलियोमिलाइट्स ये भी वायरल डिजीज है। किसकी वजह से होता है, पैथोजन का नाम जो दैट इज पोलियो वायरस, ठीक है। मोड ऑफ पोलियो कैसे फैलता है, वायरस इंटर्स इनसाइड द बॉडी थ्रू फूड और वाटर। आप खाना खाते हो या आपके पास जो वाटर होता है, ठीक है, जब वो खाते हो उसकी वजह से ये बीमारी होती है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं, द वायरस मल्टीप्लाइज इन इंटेस्टाइनल सेल्स एंड देन रीचेस द ब्रेन थ्रू ब्लड। ये वायरस आता है और इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। इंटेस्टाइन्स में चलने के बाद क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई करता है, बहुत सारी सेल्स को जन्म देता है, और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे वायरसेस बना लेता है, कॉपी बना लेता है, और उसके बाद क्या होता है, ब्रेन में चला जाता है ब्लड के थ्रू।
इट डैमेज ब्रेन एंड नर्व्स एंड कॉज इनफेंटाइल पैरालिसिस, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को ख़त्म करके पैरालिसिस हो जाती है। स्टिफनेस इन नेक, नेक जो होता है वो स्टिफ हो जाता है। फीवर चढ़ता है। लॉस ऑफ हेड सपोर्ट, और हेड भी आपका जो है खराब हो जाता है। खराब इन द सेंस ये कि आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। पोलियो के लिए कोई वैक्सीन है? यहाँ पर देखो, पोलियो वैक्सीन, एक सेकंड, हाँ, पोलियो वैक्सीन ड्रॉप, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको ओपीवी बोला जाता है, आर गिवन टू चिल्ड्रंस एट सर्टेन इंटरवल्स। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है फिर कुछ 2-2.5 साल में उसको बहुत सारे क्या दिए जाते हैं, वैक्सीन दिए जाते हैं। उसमें से एक वैक्सीन जो होता है जो बच्चों को दिए जाते हैं, जो ओपीवी होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ओपी की फुल फॉर्म क्या होता है रिलेटेड टू पोलियो, आपको बोलना ओरल पोलियो वायरस पल्स पोलियो जिसको आप बोल सकते हो। या इसके लिए एक प्रोग्राम लाया गया है जिसको बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम, इज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कंट्री टू गिव पोलियो वैक्सीन टू द चिल्ड्रंस। क्या होता है कि कंट्री में, इंडिया में क्या किया गया, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसमें सभी बच्चों को क्या दिया जाता है, पल्स पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज 4, इसको बोला जाता है रैबीज। याद रखना, रैबीज जो है याद रखना, इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया। रैबीज का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया। पैथोजन का नाम रैबीज वायरस। याद रखना ये आसान है। रैबीज किसकी वजह से होता है, रैबीज वायरस से। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि रैबीज रैबी वायरस होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैबीज का दूसरा नाम क्या, आपको बोलना है हाइड्रोफोबिया। या क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइड्रोफोबिया किस वायरस से होता है, आपको बोलना है रैबीज वायरस से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता है, ये जब जो रैबिड डॉग होता है, रैबिड डॉग, और इस डॉग रैबिड डॉग जब बाइट करता है, किसी को काटता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये रैबीज फैल जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 10 टू, ये छोड़ो इसको, ये आपको याद नहीं रखना है। इसमें प्रॉब्लम किसको होती है, आपको याद रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इश्यूज होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर डॉग काटता है तो आपको बोलना है सीवियर हेड एक और फीवर चढ़ता है। पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, पेन होती है मसल्स को। चॉकिंग एंड फियर ऑफ वाटर लीडिंग टू डेथ, जिसको आपको क्या होता है, पानी का डर रहता है। जहां पर भी आप वाटर देखोगे आपको क्या लगेगा, डर लगेगा, इसलिए उसको बोलता है हेड्रो। हेड्रो मतलब वाटर, हेड्रोफोबिया, आपको पानी से डर लगता है अगर आपको कुत्ता काटता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाइड्रोफोबिया की वजह से आपको किस चीज़ से डर लगेगा, आपको बोला है फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर। प्रिवेंशन एंड क्योर कैसे करोगे, इसको आप बोलोगे कंपलसरी इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा। किलिंग ऑफ रैबिड एनिमल्स, रैबिड एनिमल जो ये काटने वाले कुत्ते होते हैं उनको क्या करना, उनको खत्म करना है। एंटी रैबीज इंजेक्शन आपको लगाना है, और ऑरल डोजेस आर गिवन टू द पर्सन बिटन बाय द रैबिड एनिमल। अगर किसी पर्सन को रैबिड एनिमल काट देता है उसके बाद उसको वैक्सीन इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं एंटी रैबीज इंजेक्शन, जिसको और या कोई ऑरल डोज दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द हेपेटाइट्स। लेकिन हेपेटाइट्स किसकी वजह से होता है, एक पैथोजन की वजह से, एक वायरस की वजह से, जिसको बोले हेपेटाइट्स बी वायरस। ये पूछा जाता है कि हेपेटाइट्स किसकी वजह से, हेपेटाइट्स बी, हेपेटाइट्स ए, हेपेटाइट्स एच, आपको बोलना हेपेटाइट्स बी वायरस से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको याद रखना है मेनली थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, जो गंदा पानी होता है उसकी वजह से होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको बोलना है बॉडी एक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नॉसिया हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना हेपेटाइट्स रिलेट करना है किसके साथ, लिवर के साथ रिलेट करना है। याद रखना लिवर के साथ रिलेट करना। आईज एंड स्किन बिकम येलोइश, यूरिन डीप येलो इन कलर ड्यू टू बाइल पिगमेंट। क्वेश्चन अगर आपको आएगा कि जो हमारे पास जो यूरिन होता है, यूरिन का कलर क्या होता है, आपको बोलना है डीप येलो कलर होता है। किसकी वजह से, उसमें एक पिगमेंट है जिसको बोलते हैं बाइल पिगमेंट, उस बाइल पिगमेंट की वजह से यूरिन का कलर डीप येलो होता है। और इनलार्जमेंट ऑफ लिवर जो है ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ कि आप हेपेटाइट्स बी, जो हेपेटाइट्स जो आपके पास ये जो डिजीज़ हैं, जो हेपेटाइट्स बी वायरस होता है, इसके लिए प्रिवेंशन और क्योर बताओ। आप बोलोगे सर हेपेटाइट्स बी वैक्सीन इज़ नाउ अवेलेबल इंडिया, हेपेटाइट्स बी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा याद रखना, इन्फ्लुएंजा कॉमनली नोन एज फ्लू। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन्फ्लुएंजा का नाम क्या है, आपको बोलना है कॉमनली नाम इसको दिया गया है फ्लू। ठीक है, इज एन इलनेस कॉज्ड बाय वायरस दैट इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, जिसको फ्लू का नाम दिया जाता है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस जो होता है वो इन्फेक्ट करता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ठीक है, कंपेयर टू कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा इज मोर सीवियर। अगर पूछा जाएगा कि कॉमन कोल्ड है और इन्फ्लुएंजा दोनों में से सबसे खतरनाक कौन सा है, आपको बोलना है इन्फ्लुएंजा जो है ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है। कॉजेज क्या है, क्या किस वजह से होता है इन्फ्लुएंजा, आपको बोलना है इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस विच अटैक्स आवर बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन वेरियस
इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंस ऑफ द वायरस। वायरस के स्ट्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे बॉडी के सेल्स को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है तब वीक होता है। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेंस होते हैं इस वायरस की, उतना हमें डीप जाना नहीं है, बट इतना आपको पता होना चाहिए जितना मैंने आपको बताया है। आई होप यहाँ पर ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया ये हो गया। ठीक है, जिसको इन्फ्लुएंजा होगा, जिसको फ्लू बोलते हैं, तो क्या करना है, एक पर्सन को आपको बोलना है प्लेंटी ऑफ वाटर पीना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना है आपको। टेक सिम्टम रिलीफ विथ पैरास्टामोल आपको यूज़ करना है। एस्पेरिन आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। एस्पेरिन आप 16 एज तक बच्चों को नहीं दे सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखा है, इबुप्रोफेन जो है एज रिकमेंड बाय द डॉक्टर ने ये चीज़ें जो है रिकमेंड की हुई हैं। और जो ही आपको इन्फ्लुएंजा लगेगा आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डेंगू फीवर, आपको पता है डेंगू आपने सुना होगा, डेंगू फीवर जिसको आप बोलते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी काफ़ी टाइम रहा है ये। डेंगू इज़ एन एक्यूट फीवर कॉज बाय वायरस, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। इसके दो टाइप्स हैं, एक डेंगू फीवर है, दूसरा डेंगू ह्यूमरेजिक फीवर है। डेंगू फीवर की बात करेंगे, डेंगू फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑनसेट ऑफ सडन हाई फीवर, अचानक से फीवर बढ़ जाता है, हेड एक हो जाता है, पेन बिहाइंड द आइज, आइज में पेन होती है, एंड मसल्स एंड जॉइंट्स और मसल्स में पेन होता है। लेकिन जो ह्यूमेरेजिक फीवर जो होता है इज एन एक्यूट इन्फेक्शन वायरल डिजीज, इट इज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डेंगू फीवर। क्वेश्चन आएगा कि डेंगू ह्यूमेरेजिक का मतलब क्या, आपको बोला ये डेंगू का ही लेकिन एडवांस्ड स्टेज है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर ड्यूरिंग द इनिशियल फेज एंड अदर सिम्टम्स लाइक हेड एक, पेन, जॉइंट पेन एंड मसल्स फॉलोड बाय साइंस ऑफ ब्लीडिंग। ये सभी जो होता है इसमें ब्लीडिंग होती है, नोज में, गम्स में ब्लीडिंग होती है, स्किन में रेड टाइनी स्पॉट्स देखने को मिल रहा है। तो याद रखना, डेंगू जो होता है ये वायरल डिजीज है। टू टाइप से डेंगू फीवर होता है और हेमरेजिक फीवर देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 एग्जाम से पूछा गया, जब से डेंगू फैल गया था तब से अभी तक एग्जाम से ये 5-6 बार पूछा गया कि ये किसकी वजह से स्प्रेड होता है। आपको बोला डेंगू स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज एजिपिटस मॉस्किटो। याद रखना, ये हाईलाइट करो, एडीज एजिपिटस मॉस्किटो। द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज ऑकर्स व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड सब्सिक्वेंटली बाइट्स ए हेल्दी पर्सन। ये मॉस्किटो क्या करता है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन को जिसको डेंगू हुआ होता है उसको बाइट करता है, बाइट करने के बाद फिर चला निकल जाता है, निकलने के बाद किसी और पर्सन को क्या करता है जो कि हेल्दी होता है उसको जो वो बाइट देता है। जो ही वो इसको बाइट करता है तो वो भी उसको वो वायरस उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है वो भी बीमार होता है, उसको भी डेंगू होता है। इन डूइंग सो इट ट्रांसमिट्स ब्लड कंटेनिंग द वायरस। ठीक है, कंटेनिंग द वायरस टू द हेल्दी पर्सन एंड बिकम्स इन्फेक्टेड विद डेंगू। ये क्या होता है, ये वायरस ब्लड की वजह से फैल जाता है और क्या करता है, आखिरकार जो है आपको डेंगू हो जाता है। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज ऑकर्स 5 to 7 days आफ्टर द इन्फेक्टेड बाइट। अगर आपको कोई मॉस्किटो बाइट करता है डेंगू वाले पर्सन से, मतलब डेंगू उसने कोई इन्फेक्टेड पर्सन को डेंगू हुआ है, फिर आपने मॉस्किटो ने बाइट किया है उस पर्सन को, उसके बाद आपको बाइट किया हुआ है हेल्दी पर्सन को, 6-7 दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आपको डेंगू हुआ है। एडीज मॉस्किटो रेस्ट्स इंडोर। ये एडीज मॉस्किटो जो होता है इंडोर होता है, इन क्लोजेट्स होता है और डार्क प्लेस में ये ऐसे मॉस्किटोस होते हैं। लेकिन इसमें से सबसे खतरनाक वाला कौन सा आपको बोलना है, ये मेल नहीं होता, ये फीमेल मॉस्किटोज। फीमेल मॉस्किटोज lays her eggs in stagnant water containing such coolers empty buckets and in the around homes and the areas of town the village these eggs become adult about 10 days। ये क्या करता है, ये फीमेल मॉस्किटो क्या करता है, ये एग्स को जन्म देता है, एग्स को क्या करता है, ले करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, ये एग्स जो होते हैं ये एडल्ट हो जाते हैं 10 दिनों में और ये पानी वानी में होता है। इसलिए बोलता है ढक्कन पानी का बंद रखा करो, जो जिस बर्तन में आपका पानी है उसको ढक्कन रखा करो, क्लोज रखा करो, कूलर क्लोज रखा करो, इम्पेटी बकेट्स को क्लोज रखा करो। ठीक है, सो दैट जहां पर भी पानी है उनको क्लोज रखा करो, सो दैट आप डेंगू से बच जाओगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और आपको कैसे पता इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, आपको वो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम जो वही मैं बताऊंगा आपको डेंगू से क्या प्रॉब्लम होती है। डेंगू से प्रॉब्लम होती है, डायग्नोसिस इज मेड थ्रू ब्लड टेस्ट बाय स्कैनिंग फॉर एंटीबायोटिक अगेंस्ट डेंगू वायरसेस। इन एडिशन टू द ब्लड प्लेटलेट काउंट आल्सो गेट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इन द इन्फेक्टेड पर्सन। ब्लड प्लेटलेट काउंट, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है ना, ब्लड प्लेटलेट्स उनका काउंट जो होता है रिड्यूस होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेंगू जब होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको बोला ब्लड का काउंट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, आपको सडन फीवर हो जाता है, हाई फीवर होता है 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका बॉडी टेम्परेचर चला जाता है। सीवियर हेडेक होता है आपको। ठीक है, पेन, जॉइंट्स में पेन होती है, बॉडी में पेन होती है और आपको वॉमिटिंग होती है, नौशिया हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक,
अच्छा, ठीक ठीक ठीक, उसके बाद ये तो हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है दैट इज डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज थी जो वायरसेस की वजह से होती है, और इतना ही आपको वायरल डिजीज, आप इतना ही याद रखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और इससे एक्स्ट्रा आपको एक चीज़ पढ़ना है, वो हो गया कोविड 19, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो हम अलग से लेक्चर आएंगे डिटेल में। ठीक है, कुछ और है जो हम पढ़ने वाले हैं, डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें ट्यूबरकुलोसिस की हम सबसे पहली बात करेंगे, जिसको बोला जाता है एक पैथोजन से होता है, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है ट्यूबरकुलोसिस कैसे ट्रांसमिट होता है, ये एयर बॉर्न डिस्चार्ज थ्रू सेप्टम कफ एंड स्नीज की वजह से ऑफ द इन्फेक्ट पर्सन। जिस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हुआ होता है, वो अगर उसकी कफ होती है, स्नीज करता है, छींकता है, या उसके सेप्टम जो होता है वो पानी एयर में आता है, तो उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये तो आपको इतना ही, बस इस पे इतना ही याद रखो। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड आपको याद रखना है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है आपको याद रखना है, ए बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरियम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साल्मोनेला टाइफी, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जिसकी वजह से टाइफाइड फैल जाता है, साल्मोनेला टाइफी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, साल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड फैलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो है इसका शेप क्या, आपको बोलना बैसिलस शेप होते हैं इसके, बैसिलस रॉड शेप, आपको याद रखना है, बैसिलस रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर गंदा खाना होगा या वाटर गंदा होगा, कंटेमिनेटेड होगा, तो उसकी वजह से टाइफाइड होता है। ये आपको याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें और कुछ भी याद नहीं रखना है। कॉलेरा की बात करेंगे, थर्ड जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन क्वेश्चन है ये किसकी वजह से होता है, आपको बोलना है कॉमा शेप्ड बैक्टीरियम। अभी ऊपर जो था जिसकी वजह से मैंने बोला था मलेरिया नहीं बोला था मैंने, क्या था वो, मैंने बोला था आपको टाइफाइड बोला था। टाइफाइड में मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला टाइफाइड में जो होता है ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है, लेकिन अगर कॉलेरा का पूछा जाएगा आपको बोलना है ये कॉमा शेप्ड, कॉमा कॉमा आपको पता है ना, ये कॉमा होता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। और ये जो होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियम जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी, याद रखना विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, और यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर से यहाँ पर मैंने बोला कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, हाउस फ्लाई इज द कैरियर। ये कैरियर आपको याद रखना है, कॉलरा के लिए कैरियर जो है दैट इज द हाउस फ्लाई, ये आपको याद रखना है। सिम्टम्स क्या होते हैं अगर आपको कॉलरा होगा, आप एक्यूट डायरिया होगा, वाटरी स्टूल्स होंगे, डायरिया जिसको जनरली आप बोलते हो। ठीक है, मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाएंगे, डिहाइड्रेशन लीड्स टू डेथ, इतनी डिहाइड्रेशन हो जाएगी आपको तुरंत डेथ हो सकती है। सो डोंट टेक इट इजी, अगर आपको कॉलरा या कुछ भी है तो जल्दी से जल्दी उसको केयर करना चाहिए। लेकिन प्रिवेंशन कैसे करोगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो। कॉलरा के वैक्सीनेशन होता है वो आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर शुड बी टेकन टू द पेशेंट टू गेट डिहाइड्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, एक हम ORS जिसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, उसमें पोटेशियम शुगर या पोटेशियम सोडियम ये और जो शुगर हम लेते हैं वो पानी में डालना होता है, पानी के अंदर डालना होता है, फिर मिक्स करना होता है, फिर पीना है आपको, सो दैट आप क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी जो होती है जो डिहाइड्रेट से बच जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेट नहीं हो जाएगा, आपकी बॉडी फिर से हाइड्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बच सकते हो। मतलब ORS आप बोलते हो ना, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको ORS लिख कर देता है, फिर आपको पानी में मिला देते हो, आप जो है थोड़ा सा ये ठीक हो जाते हो। और प्रॉपर वॉशिंग, खाना आपको बिल्कुल साफ खाना होता है। ठीक है, क्लीन फूड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। दूसरा होता है डेप्थीरिया, याद रखना डेप्थीरिया। डेप्थीरिया क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, डेप्थीरिया जो होता है द डिजीज जनरली ऑकर्स इन, ये चिल्ड्रंस में होते हैं, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है यहाँ पर, ये चिल्ड्रंस 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज होते हैं। पैथोजन जो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये भी रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है, लेकिन इसका नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम, याद रखना डेप्थीरिया इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्नी बैक्टीरियम। डेप्थीरिया से क्या हो जाता है, और ये होता है ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें एक वैक्सीन दिया जाता है जिसको बोल DPT। ठीक है, बेबीज शुड गिव DPT वैक्सीन। ठीक है, DPT याद रखना, DPT वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है डेप्थीरिया पर्टिसिस और टेटेनस, डेप्थीरिया पर्टिसिस और टेटेनस। DPT याद रखना, ये किस लिए रिलेट होता है, आपको बोलना है डेप्थीरिया के लिए एक वैक्सीन है जिसको DPT वैक्सीन, याद रखना डेप्थीरिया के लिए। लिप्रेसी, लिप्रेसी आपने सुना होगा, लिप्रेसी का मतलब होता है
कि ये किस वैक्सीन से, ये किस बैक्टीरिया से होता है, आपको बोलना माइकोबैक्टीरियम, माइक्रो नहीं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्ट पर्सन, ये फैल जाता है अगर एक पर्सन को इन्फेक्ट हुआ होता है तो फिर अगर उसके साथ दूसरा पर्सन मिलेगा उसको भी ये होता है। नेजल स्क्रीशन, नाक से स्क्रीशन, एंड मोस्टली लाइकली इन्फेक्शन मटेरियल ऑफ द फैमिली कॉन्टैक्ट्स की वजह से होता है। याद रखना, इसकी स्किन इससे इफेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। ठीक है, मलेरिया की बात, प्रोटोजोन डिजीज की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डिजीज का प्रोटोजोन, सबसे पहले मलेरिया। मलेरिया ना तो बैक्टीरियल है ना तो वायरल है, इससे काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मलेरिया शायद होता है बैक्टीरिया की वजह से। अरे भाई नहीं, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है। मलेरिया जो होता है ये होता है प्रोटोजोन डिजीज, पैथोजन मलेरियल पैरासाइट, एक पैरासाइट है जिसकी इस वजह से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, पूछा गया है प्लाज्मोडियम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय बाइट अ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, याद रखना एनाफिलीज मॉस्किटो। वहां पर मैंने अभी बोला था डेंगू में, मैंने बोला एजिपिटस, वहां पर मैंने बोला था एजिपिटस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, याद रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मलेरिया का बाइट किससे होता है, ये आपको बस इतना ही याद रखना इसको। ठीक है, एक और है जिसको बोलते हैं एमीबियसिस। ठीक है, एक सेकंड रुको, एमीबियसिस बोला जाता है, एमीबा जिसको बोला जाता है, एमीबियसिस जिसको बोलते हैं, एमीबिक डिसेंट्री जिसको बोलता है, डिसेंट्री जिसको बोला जाता है। पैथोजन कौन है आपको बोलना है, एमोबे। ठीक है, एंटी एमोबा हिस्टोलिका, याद रखना। एमोबियसिस एक डिजीज है जो कि प्रोटोजोन डिजीज है, किसकी वजह से होता है आपको बोलना है, एक पैथोजन से जिसको बोलते हैं एंटा एमोबा हिस्टोलिका। ट्रांसमिट कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये जरूरी याद नहीं रखना है, कंटेमिनेटेड फूड बस इतना याद रखो, किस बैक्टीरिया किस प्रोटोजोन से होता है आपको याद रखना है। ठीक है, एक और है जिसको बोला जाता है डिजीज कॉज बाय वर्म्स, आपको याद रखना है हेलिमेंथीज। जो मैं बोलूंगा आपको इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। डिजीज कॉज्ड बाय वर्म्स, वर्म्स की वजह से कौन सा डिजीज होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है फ्लेरिएसिस, फ्लेरिएसिस। इसका दूसरा नाम है पैथोजन कौन सा आपको बोलना है, फ्लेरियल वर्म, जिसका नाम है विचेरिया बेनक्रॉफ्ट, विचेरिया बेनक्रॉफ्ट, याद रखना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाइट्स ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो की वजह से होता है। एक का नाम है एडीज, दूसरा नाम है क्यूलिक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है एडीज और क्यूलिक्स के बारे में, इसकी वजह से क्या होता है, फ्लेरिएसिस होता है। और फ्लेरिएसिस जो होता है ये ऐसे डिजीज होते हैं जो वर्म्स की वजह से होता है। आप देखो एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस का मतलब होता है, आप देखो यहाँ पर एलिफेंट जैसा, हाथी जैसा पैर इसके पास होता है, ये बीमारी है, इसको बोलते हैं एलिफेंटिएसिस होता है। ठीक, उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये हम देखेंगे अभी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या होता है, डायबिटीज मिलेट्स, आपको याद कैटेगरी सबसे पहले याद पता होनी चाहिए कि डायबिटीज किसकी वजह से होता है, आपको बोलना है सॉरी नॉन कम्युनिकेबल डायबिटीज मिलेट्स, इसको बोलते हैं द डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। अगर किसी को डायबिटीज होता है उसको डायबिटीज टेस्ट करना पड़ता है, तो वो क्या करता है, वो ब्लड टेस्ट लेते हैं, उसका ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं या यूरिन सैंपल लेते हैं, वहां से हमें पता चलता है कि उसका डायबिटीज मिलेट्स है या नहीं है। यहाँ पर काज किसकी वजह से होता है, लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फ्रॉम द पेनक्रियाज। याद रखना है, जब हमारा जो एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं हम इंसुलिन, जब इंसुलिन जो होता है वो सिक्रीट कौन करता है, आपको बोलना है पेनक्रियाज हमारे पास होता है, वो सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन। लेकिन जब वो इंसुलिन जो होता है कम सिक्रीट होगा तो हमें बोला जाता है कि आपको डायबिटीज मिलेटस है। मेंटल स्ट्रेस होता है, ठीक है, थ्रू हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, और ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन भी आता है, हेरिडिटरी भी होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी डिजीज, आपको बोलना है डायबिटीज मिलेटस इज हेरिडिटरी डिजीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा, जो ही आप ब्लड टेस्ट करोगे आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होगी, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगी, आपको याद रखना है। एक्सेस एंड फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ यूरिन, ठीक है, एक्सेस एंड फ्रीक्वेंट, ठीक है, पासिंग ऑफ यूरिन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूरिन करते हो। ये शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस को भी, शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी एक है ना, आपको देखा होगा, क्या नाम है उसका, संजय दत्त की है ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उसमें एक उसको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, फिर वो यही आंसर देता है, मोर ग्लूकोज इन ब्लड, एक्सेस एंड फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ यूरिनेशन, इसी तरीके से को आंसर देता है। तो यहाँ पर याद रखो, ये मुझे अभी याद आया था, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर फीलिंग थर्स्टी एंड हंगर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगेगी। रिड्यूस्ड हीलिंग कैपेसिटी ऑफ इंजरी, जब आपको कोई भी इंजरी होगी तो वहाँ पर हीलिंग जो है जल्दी से नहीं होगा। ठीक है, जनरल वीकनेस ऑफ द बॉडी इन एक्सट्रीम केसेस, डायबिटिक कोमा हो जाता है, टेक्स प्लेस मेकिंग पेशेंट अनकॉन्शियस, पेशेंट जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कॉमन डिजीज के अंदर क्या आता है,
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जैसे कि जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं हम। हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है, आपको बोला डिपोजिशन ऑफ कैलेस्ट्रॉल, इट काइंड ऑफ फैट इन द वॉल्स ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज विच रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड। देखो एक्चुअली होता क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, आर्टरीज होती है, ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है, ये इस तरीके से आपकी कॉर्नरी आर्टरी है। तो क्या होता है, फैट्स डिपॉजिट, यहाँ से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये पूरा ब्लड, ये ब्लड पूरा ब्लड है। लेकिन इसमें क्या होता है, फैट्स डिपॉजिट होते हैं, ये फैट डिपॉजिट होती है, फैट्स की लेयर बनती है आपके इस आर्टरी में, कॉरोनरी आर्टरी में, इस तरीके से ये फैट्स क्लियर। इसकी वजह से क्या हो गया, जो ब्लड फ्लो कर रहा था, अब ये ब्लड क्या हो गया, इसको कम रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, इसको कम जगह मिल रही है फ्लो होने की। जब ब्लड को फ्लो होने के लिए कम जगह मिल रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको क्या होता है, जिसको बोला जाता है हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। इसलिए बोला जाता है फैटी चीज़ें मत खाओ, फैटी लिवर होता है, या बहुत सारी चीज़ें फैटी होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, फैट बर्न करना पड़ता है, सो दैट इस चीज़ से आप बच जाओगे। एक और है आपके पास जिसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। ये भी क्या है, आपको बोलना है हाइपरटेंशन भी कॉमन काज, इसकी वजह से हाइपरटेंशन भी जो है, इसको भी बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर। ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो होता है, इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, ब्लड का प्रेशर हाई होता है, या कि क्या होता है, इट में डैमेज द आर्टरीज ऑफ किडनीज, किडनी के आर्टरीज खत्म हो जाते हैं, और पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ये सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉरोनरी हार्ट डिजीज की बात करेंगे, नंबर सेकंड जो है दैट इज कॉरोनरी हार्ट डिजीज। आपको बोलना है सिम्टम्स इसके क्या, सीवियर पेन इन द चेस्ट, ठीक है, इंटेंस नोशिया और वोमिटिंग होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है इस केस में, बस सिर्फ आपको डिजीज का ये याद रखो, ठीक है। और हार्ट को अगर प्रॉब्लम होती है, तो हम एक टेस्ट करते हैं, या हम एक स्कैन करते हैं, बोल सकते हो आप इसको, या ठीक है, डायग्नोसिस करते हैं जिस हार्ट को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, जिसको बोला जाता है ईसीजी करना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फुल फॉर्म याद रखना, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, ये डिजीज को क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक। ऑस्टियोपोरासिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरासिस जो कि इसको भी कंसिडर किया जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऑस्टियोपोरासिस इज एन एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर विथ लॉस ऑफ नॉर्मल डेंसिटी ऑफ बोन्स। बोन्स की डेंसिटी खत्म होती है, बोन्स वीक होती है, जब आपको किसी किसी चीज़ के साथ टक्कर लग जाएगा, तो आपकी बोन्स ब्रेक भी हो सकती है। ये जनरली ओल्ड एज पर्सन में देखने को मिले, जिनकी बोन्स वीक होती है। द बोन्स बिकम फ्रेजाइल एंड इजली फ्रैक्चर्ड, बोन्स वीक हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा चोट आएगा तो बोन्स ब्रेक हो सकती है। बोन्स दैट आर इफेक्टेड बाय द ऑस्टियोपोरोसिस कैन फ्रैक्चर विद ओनली ए माइनर फॉल इंजुरी। अगर थोड़ा सा आपको फॉल हो जाएगा, थोड़ा सा गिर जाओगे आप, आपको बोन्स जो है टूट जाएगी। एल्डरली मैन एंड वुमेन आर मोस्ट ससेप्टेबल टू बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज विच ऑकर विथ एडवांस एज। मैंने पहले बोला ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन होता है ओल्ड एज पर्सन को, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रीटमेंट क्या चाहिए, आप बोलोगे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस, मैंने बोला था विटामिन डी, अगर आपने पढ़ा होगा मेरे पास, विटामिन डी में मैंने बोला था जिसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको आर सी कैल्सिफेरॉल, ठीक है, कैल्सिफेरॉल भी जिसको बोला जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता था, मैंने बोला था ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनेस इन बोन्स हो जाता है, और ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया जिसको बोला जाता है, और चिल्ड्रंस में रिकेट्स होता है। तो ओल्ड एज एडल्ट में क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस आर जनरली ट्रीटेड विद विटामिन डी। विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, या कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपको ये चीज़ खाना चाहिए, या धूप में बैठना चाहिए, तो आप ठीक हो जाओगे। कैंसर मैंने आपको पहले ही बोला था, कैंसर जो होता है अनकंट्रोल्ड एंड अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स को कैंसर बोला जाता है। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक पर्सन, ये एक इंडिविजुअल डिजीज है, ये एक पर्सन को होता है। आई होप यहाँ पर ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। और आपको पता है कैंसर किसकी वजह से होता है, अगर स्मोकिंग और अल्कोहल आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, या टोबैको यूज़ करते हो, आपने देखा होगा जब टोबैको या आप सिगरेट का बॉक्स आपने देखा होगा, सिगरेट काजेज आप लिखो स्मोकिंग काजेज कैंसर, तो ये आपको पता चल गया होगा कैंसर किसकी वजह से होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स है, एक है ये वाला, ठीक है, बेंजियन ट्यूमर होता है, और दूसरा जो होता है मिलेग्नेंट ट्यूमर जो होता है। ये ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है, बस इतना आपको याद रखना है। एलर्जी भी क्या है, आपको बोलना है एलर्जी जो है दैट इज़ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी इश्यू नहीं है काज किससे होता है। एक और है जिसको बोला जाता है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, एसटीडी जिसको मैंने बोला था। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपको याद रखना है सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स, ये तीन आपको याद रखना लिस्ट में। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये कौन सी डिजीज होती है, आपको बोलना है ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स,
ठीक है। और एड्स जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे एड्स आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाना है। एक तो मैं कल 5-10 मिनट आपको एड्स पढ़ा लूँगा, और उसके बाद जो है हम एमसीक्यू करेंगे जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं उनके ऊपर एमसीक्यू करेंगे। तो आपका ये चैप्टर जो है, यूनिट जो है, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, सही ढंग से करेंगे। फिर देखते हैं आगे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आपका कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ख़त्म हो गया है, बस सिर्फ फ़र्क क्या है, अब सिर्फ यही देखेंगे हम। कल जो रिमेनिंग बचा है वो कंप्लीट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे, और उसके अलावा हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मैं लेकर आऊँगा, तो उससे करेंगे जब तक इसको ये अच्छे से कवर नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन करो। नंबर थर्ड, इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनका भी फ़ायदा होगा। दूसरा कि ये पटवारी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आज से क्लासेस अपलोड हो गए हैं। जूनियर असिस्टेंट का भी आप देख सकते हो, इंग्लिश के क्लासेस भी आ गए हैं, उर्दू के क्लास भी आ गए हैं। जीएस हम जम्मू कश्मीर वाला जीएस से ही स्टार्ट करेंगे। आपको मैथ्स भी आ जाएगा, रीजनिंग भी आएगा, कंप्यूटर भी आ जाएगा। दिन में आपको 1-2 दिन के बाद दिन में आपको 5 या 6 लेक्चर्स आ जाएंगे, वो भी टाइम टेबल के हिसाब से, सो दैट आपकी प्रेपरेशन स्ट्रीम लाइन में हो जाएगी। जिसको भी पेमेंट इश्यूज आ रहे हैं वो अभी भी पे कर सकता है, अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया था बिकॉज ऑफ द पेमेंट इशू। काफ़ी बच्चों को पेमेंट इशू आ रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।